आईवीएफ के सफर में मुश्किलें, कोई भी सफर ऐसा नहीं होता जिंदगी में जिसमें मुश्किलें नहीं आती हों, लेकिन क्या इससे डरकर हम बैठ जाएंगे या इसके बारे में बात नहीं करेंगे? तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आईवीएफ में आने वाले कठिनाइयों के बारे में, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानकारी दूंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति बाली, डायरेक्टर बेबी सून फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर, सेंट्रल दिल्ली में करोल बाग और साउथ दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश में कार्यरत हूँ। बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस की। वैसे तो हर क्लिनिक कोशिश करती है कि पेशेंट के साथ कभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आए, लेकिन जहां काम करेंगे कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आज बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन, जिसका कितना अच्छा समाधान पिछले कुछ सालों में निकल के आया है। जिन पेशेंट्स में पॉलीसिस्टिक ओवरी या फिर जिसे हम कहेंगे पीसीओ होता है, वहां जब हम आईवीएफ करते हैं तो मल्टीपल एग्स होने की वजह से जब हम उन्हें आईवीएफ के इंजेक्शंस या स्टिमुलेट करते हैं उन ओवरीज को, तो बहुत सारे अंडों में जब हम करते हैं तो फिर E2 यानी ईस्ट्रोजन लेवल्स बहुत हाई होते हैं। तो अगर ध्यान ना रखा जाए और पेशेंट को HCG इंजेक्शन दिया जाए एज अ ट्रिगर इंजेक्शन, और इसकी जगह दूसरा एक इंजेक्शन आता है जो कि होता है एगोनिस्ट इंजेक्शन, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये हम समझते हैं। अगर हमने HCG इंजेक्शन दिया तो वो डेफिनेटली हमें ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम की कॉम्प्लिकेशन का सामना हमें करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस इंजेक्शन को देने के बाद जब अंडे निकाल लिए गए तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि पेट में पानी भरना, लंग्स में पानी भरना, पेशेंट को दिक्कत होना सांस लेने में, और पेट का फूल जाना, खाना ना खा पाना, कॉन्स्टिपेशन का रहना, और फिर उस पानी को पेट से सुई के द्वारा निकाला जाना, यानी एस्पिरेशन करना पड़ सकता है लंग्स में से भी और पेट में से भी। तो एक छोटी सी एहतियात हम बरतते हैं पिछले कुछ सालों में, और मेरी क्लिनिक में मैं कह सकती हूँ कि ये OHSS फ्री क्लिनिक है। पिछले 10 सालों में मैंने कोई OHSS का केस नहीं देखा, क्योंकि हम HCG इंजेक्शन की जगह ट्रिगर इंजेक्शन देते हैं। तो ये क्लिनिक OHSS फ्री क्लिनिक है। कोई कॉम्प्लिकेशन हमने इसकी नहीं देखी पिछले 10 सालों में। उससे पहले जब हम HCG इंजेक्शन यूज़ करते थे शुरू में, तो बहुत केसेस होते थे हर महीने OHSS के। उस कॉम्प्लिकेशन को हमें मैनेज करना पड़ता था। आज तो शुक्रगुजार हैं ऊपर वाले के कि ये कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलती। बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी है इंजेक्शन को लेकर कि लास्ट इंजेक्शन हमें HCG का नहीं देना है, और पेशेंट का फॉलोअप पिकअप होने के बाद करना है कि वो बिल्कुल स्वस्थ है और उसे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और उसे आगाह भी करते हैं कि आपको अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो इमीडिएटली आपको क्लिनिक वापस आना है, ताकि टाइम पे मैनेजमेंट हो सके। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि लोग आके ओपीडी में जब आईवीएफ की पहली कंसल्टेशन होती है, जब हमने ना टेस्ट किए, ना अल्ट्रासाउंड और ना पेशेंट को देखा है अभी अच्छे से, सबसे पहला सवाल होता है कि डॉक्टर साहब, हम आईवीएफ के लिए तो मन बना कर आए हैं, लेकिन आप बताइए कि आप हमने सुना है कि आईवीएफ में सबको ट्विंस होते हैं। तो मैं सबकी जानकारी के लिए इसको भी क्लियर करना चाहूँगी आज कि आईवीएफ में ट्विंस एक कॉम्प्लिकेशन गिनी जाती है, क्योंकि ऊपर वाले ने हमारी बच्चेदानी जो है वो डिज़ाइन की है एक बच्चे के लिए, उस स्वस्थ बच्चे को पैदा करने के लिए। ट्विंस तक हम कर तो लेते हैं, लेकिन ट्विंस एक रिस्क लेके आते हैं। किस चीज़ का रिस्क? बच्चे के टाइम से पहले पैदा होने का, यानी प्री टर्म डिलीवरी का, जिसमें बच्चों को नर्सरी की ज़रूरत पड़ सकती है, और माँ को उस दौरान जब वो प्रेग्नेंट होती है ट्विन प्रेगनेंसी में, तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन होने के चांसेस अधिक होते हैं मुकाबले जब वो एक बच्चा कैरी करती हैं। तो क्या ये ट्विंस वाकई में एक अच्छी चीज़ है? हमें इसके बारे में इतना कहना चाहिए कि हाँ हमें तो ट्विंस ही चाहिए आईवीएफ से? पहली बात, आईवीएफ में ट्विंस होना कॉम्प्लिकेशंस है, ये तो मैंने आपको बता दिया। माँ के लिए भी रिस्क लेके आता है और बच्चों के लिए भी रिस्क लेके आता है। तो क्या इज इट वर्थ हैविंग ट्विंस थ्रू आईवीएफ? नो, इट इज नॉट। दूसरी चीज, जब हम ट्विंस पैदा कर रहे होते हैं तो डॉक्टर को जब एम्ब्रियोज डालने होते हैं तो कायदे से अगर ब्लास्टोसिस्ट है तो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करना चाहिए। बाहर के देशों में रूल है कि आप एक एम्ब्रियो से अधिक ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है अभी इस चीज़ को लेकर, तो हम मैक्सिमम 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करते हैं, बट कायदे से हमें एक एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस का ट्रांसफ़र करना चाहिए, क्योंकि हमारी बच्चेदानी एक बच्चे के लिए डिज़ाइन की गई है, कुदरत ने उसे एक बच्चे के लिए बनाया है। और ट्विंस का चांस जो होता है आईवीएफ में 50 to 60% चांस होता है कि आईवीएफ पॉजिटिव होगा, और उन 50 to 60% में से 5% रेट होता है ट्विनिंग का। तो सारे केसेस ट्विंस में या सारे केसेस पॉजिटिव नहीं होते हैं आईवीएफ में। तो जब भी आप आईवीएफ के बारे में सोचें या आपको कराना पड़े,
तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि हमारी बच्चेदानी एक बच्चे के लिए डिज़ाइन हुई है। तो आपको क्या मांगना चाहिए? IVF में पॉजिटिव रिजल्ट, यानी हम उन 50 से 60% केसेस में आ जाएं कि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव हो जाए। और दूसरी चीज़ क्या मांगनी चाहिए? सेफ डिलीवरी ऑफ द मदर एंड सेफ एंड हेल्थ ऑफ द चाइल्ड, कि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें और सेफ रहें। इसके सिवाय हमें कोई और चीज़ नहीं मांगनी चाहिए। ट्विंस और ट्रिपलेट्स तो बिल्कुल भी नहीं, और ट्रिपलेट्स तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी भी IVF क्लिनिक में ट्रिपलेट्स यानी 3 बच्चे इम्प्लांट हो जाते हैं तो 12 हफ्ते के बाद तीसरे का रिडक्शन कराने की सलाह, यानी एक बच्चे को रिड्यूस करा देते हैं इंजेक्शन द्वारा। तो आप 2 ही मैक्सिमम पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो 2 बिना रिस्क नहीं आते हैं। तो क्या आप इस रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? मैं तो नहीं तैयार हूँ, और मैं मना भी करती हूँ। आप सोचिए इसके बारे में। अब बात करते हैं एक और रिस्क की। IVF से प्रेगनेंसी आ गई, खुशी का ठिकाना आपका भी नहीं और हमारा भी नहीं रहता है, लेकिन हम भूल नहीं सकते एक और कॉम्प्लिकेशन के बारे में। कई बार मैंने देखा है बीटा HCG पॉजिटिव था आज पेशेंट का, वो खुश थे, मिठाई बांटी उन्होंने, और 2 दिन के बाद जब बीटा HCG रिपीट कराया तो वो डबल नहीं हुआ, वो फॉल कर गया। अब किसको दोष देंगे? अपने आप को, डॉक्टर को, क्लिनिक को, या किसी को? इसमें किसी का दोष नहीं है। ये कुदरत के हाथ में होता है कि कोई चीज़ हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की, बीटा HCG पॉजिटिव आया और वो डबल नहीं हुआ, यानी बायोकेमिकल प्रेगनेंसी है वो। कुछ केसेस में वो एक्टोपिक भी हो सकती है, और उसका अंदेशा हमें हो जाता है जब हम बीटा HCG फॉलो करते हैं और वो डबल नहीं हुआ। मान लीजिए डबल से थोड़ा कम है, दोबारा फॉलो किया, प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं दिखाई दी, और वो ट्यूब में भी हो सकती है, ओवरी में भी हो सकती है, तो उसे हमें निकालना पड़ता है दवाइयों के द्वारा या फिर सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करके। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं IVF के बाद की। ना तो आपके डॉक्टर चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो, ना आप खुद स्वयं चाहते थे, लेकिन इन चीज़ों से हम भाग नहीं सकते हैं। ये हमारे सफ़र का एक नेगेटिव पार्ट होता है जिसे हमें साथ में लेके चलना होता है। जैसे कि आप किसी लंबे सफ़र पे छुट्टियां मनाने निकले, आपने स्टेपनी तो रख ली कार में, लेकिन क्या हम गारंटी दे सकते हैं कि टायर पंक्चर नहीं होगा और स्टेपनी यूज़ नहीं होगी? ऐसे ही IVF की जर्नी में कोई भी दुर्घटना अगर बीच में होती है या कोई ऐसी चीज़ बीच में आती है, हमें सिर्फ सतर्क रहना है और टाइम रहते उसका इलाज करना है, और फिर दोबारा उम्मीद रखनी है कि हम एक बार और प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अब बात करते हैं, इमोशनल इम्पैक्ट तो आता ही है मिसकैरेज का, लेकिन फर्स्ट 3 मंथ्स बड़े बूढ़े पहले कहा करते थे कि प्रेगनेंसी किसी को बताओ मत। हम कहते थे बहुत दखियानूसी बातें करते हो आप तो। नहीं, इसके पीछे कारण था कि पहले 3 महीनों में अबॉर्शन के चांसेस बहुत होते हैं। तो इसलिए जब तक 3 महीने पूरे नहीं हो जाते, चाहे वो IVF प्रेगनेंसी हो या नेचुरल हो या IUI के द्वारा हो, फर्स्ट 3 मंथ्स थोड़ा सा हमें सब्र रखना चाहिए, वेट करना चाहिए कि वो पड़ाव पार हो जाए। क्यों? क्योंकि कई बार क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। बच्चे में कोई बनावटी नुक्स अगर है तो नेचर खुद ख्याल रखती है इस बात का कि वो अबॉर्शन में हो जाए। कोई नहीं चाहता कि एक अबनॉर्मल या अपंग बच्चा पैदा हो। तो इस चीज़ के लिए अबॉर्शन पहले 3 महीने में सबसे ज़्यादा रेट होता है, प्रेगनेंसी चाहे नेचुरल हो या IVF हो या IUI हो। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है और समझना होता है कि हमारे सफ़र में कोई ऐसी घटना अगर होती है तो हम उसे कैसे टैकल करेंगे, हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। हम अपनी इमोशनल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखेंगे और बात को समझेंगे कि हमें कैसे इसको टेक फॉरवर्ड करना है। अब बात करते हैं फेल्ड IVF की। देखिए, जब हम IVF शुरू करते हैं, हर क्लिनिक बताती है, हर डॉक्टर आपसे ये कहेगा कि विश्व में कहीं भी IVF 100% सक्सेसफुल नहीं है। IVF की एक लिमिटेशन है 50 to 60% पर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, यानी कि हर बार जब हम एम्ब्रियोस ट्रांसफ़र करते हैं हमें उम्मीद 50 से 60% होती है। लेकिन आपके चांसेस किस पे डिपेंड करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगी। एज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्वालिटी ऑफ एग, क्वालिटी ऑफ स्पर्म एंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज मैंने आपको जानकारी दी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो मैं दोबारा लिस्ट आउट कर देती हूँ कि ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम, जिसका अधिकतर क्लिनिक्स में इलाज है, और ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम फ्री क्लिनिक्स हैं। ये हमारी क्लिनिक में दावे से कहती हूँ कि पिछले 10 सालों से OHSS फ्री क्लिनिक है। उसके बाद मैंने बात की ट्विन प्रेगनेंसी की। वो मैंने आपको समझाया कि ट्विन प्रेगनेंसी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, उसमें रिस्क फैक्टर्स आते हैं माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। फिर मैंने बात की मिसकैरेजेस की कि फर्स्ट 3 मंथ्स इंपॉर्टेंट हैं।
उसके बाद मैंने बात की फेल्ड आईवीएफ की। फेल्ड आईवीएफ के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि उसमें क्या करना चाहिए। तो आई होप ये जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद रही होगी। इनको लेके कोई भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करके आपके सारे जवाब दूंगी। और संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं आप मेरे से। बेबी सून फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर, सेंट्रल दिल्ली में करोल बाग और साउथ दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश। धन्यवाद।